उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले की रहने वाली अंशु राजपूत, जिनके ऊपर 2014 में एसिड अटैक हुआ था। अंशु के ऊपर अटैक करने वाले आरोपी को 6 साल सज़ा हुई, लेकिन अब वो बेल पर बाहर आ गया है। अंशु बताती है कि अटैक से समाज के लोग तरह तरह की बात करते थे। आज अंशु अपने पैरों पर खड़ी हो गई है और अंशु सरोज हैंगआउट में काम करती है। अंशु बताती है कि अब जब वो अपने गांव में जाती है, गांव के वही लोग जो बातें बनाया करते थे आज बहुत खुश होते हैं और अच्छे से बात करते हैं। अंशु का कहना है कि कभी जीवन में हार नहीं माननी चाहिए। एसिड अटैक जैसी घटनाएं जब होती हैं तो पूरे देश में आदमी को झंझोर दिया जाता है और उस परिवार पे क्या बीतती है जिसकी बेटी के साथ यहाँ पे जब एसिड अटैक की घटनाएं होती हैं और उस एसिड अटैक के दर्द से कैसे निकल पा के अपने पैरों पे खड़ी होती हैं। अंशु राजपूत इस समय मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के बिजनौर की रहने वाली हैं और इनसे बात करेंगे कि आखिर क्या घटना हुई थी और आज जब वो अपने पैरों पे खड़ी हैं तो तब से लेके अब तक का सफ़र में कितनी दिक्कतें आई और इस सफ़र को किस तरीके से पूरा किया। अंशु जी, आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि जब आपके साथ इस तरीके का इंसिडेंट हो, कब हुआ था, क्या हुआ था पूरा इस घटना में? मेरे ऊपर 2014 में एसिड अटैक हुआ था और मेरे ऊपर एक 55 साल के बूढ़े व्यक्ति ने तेज़ाब डाला था और उस टाइम पे मेरी उम्र 15 साल थी। मैं एक गांव से रहने वाली हूं और मेरा जो घर से स्कूल का रास्ता था वो उसकी दूरी मैं साइकिल से तय करती थी और वो जो 55 साल के बूढ़े व्यक्ति थे वो मेरे पड़ोस में ही रहते थे। तो अक्सर वो मेरा पीछा क्या करते थे, तो कभी मैंने ऐसे नोटिस नहीं किया कि वो मेरा पीछा कर रहे हैं, क्योंकि मैं उनको दादाजी बुलाती थी। उसके बाद मतलब एक दिन उन्होंने सडनली मेरा साइकिल रोका और मेरे को बोला, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे साथ रिलेशन बनाना चाहता हूँ। तो उस दिन वो दिन मेरे लिए बहुत बड़ा सदमे वाला दिन था कि जिनको हम दादाजी बुलाते हैं वो मेरे प्रति ऐसा कैसे भावना रख सकते हैं। तो मैं एक गांव से बिलोंग करती हूँ, गांव में बहुत छोटी छोटी सोच के लोग होते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे मन में डर था कि अगर मैं अपने घर में बताऊंगी तो कहीं मेरी पढ़ाई ना रोक दी जाए, कहीं मुझे घर में ना कैद कर लिया जाए, कहीं मेरी शादी ना कर दी जाए, क्योंकि मेरे घर वालों से मतलब इतना खुला बॉन्डिंग नहीं था कि मैं सब चीज़ें उनसे शेयर कर पाऊँ। खुला माहौल नहीं था मेरे घर का। तो मैंने अपने आप से ही चीज़ें हैंडल करने की कोशिश की कि ये सब गलत है और ऐसा मत करिए। और लेकिन उनकी जो हरकतें थी वो बढ़ती चली गई, तो उनके डर से कहीं न कहीं मैंने अपने आप को घर में कैद कर लिया था। और मैं घर से बाहर नहीं जाती थी, मैं स्कूल नहीं जाती थी और मेरी जो एक्टिविटी थी सब चेंज हो गई थी, मैं ट्रॉमा में रहने लगी थी। तो फिर उसके रहते मेरे परिवार वालों ने मेरा जो एक्टिविटी उसको नोटिस किया और फिर देखा कि एक हँसती-खेलती लड़की अब डरी-सहमी रहने लगी है, कुछ तो बात हुई है। तो मम्मी ने पूछा, तो मैंने डरते-डरते उनके व्यक्ति के बारे में बताया। तो फिर मेरी मम्मी ने मेरे को गले लगाया और उसके बाद मेरे पापा से बातें शेयर की। तो पापा का बहुत ज़्यादा गुस्से में रिएक्शन था कि कोई मेरी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। फिर उसके बाद मेरे भाई ने उनको समझाया कि आप उनके परिवार वालों से प्यार से जाके बात करें, उनकी बीवी, उनके बच्चों से। तो मेरे भाई, मेरे मम्मी-पापा उनके घर गए, लेकिन होता है ना कि हमारी सोसाइटी में हर कोई अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करता है। तो उन्होंने भी एक्सेप्ट नहीं किया और मेरे मम्मी-पापा के साथ झगड़ा किया। फिर उन्होंने उनके ईगो को ये बात हर्ट हो गई कि ये गाँव में मेरी बदनामी कैसे करा सकती है और कैसे मतलब ये मेरे ईगो को हर्ट कर सकते हैं और मुझे ना कैसे कह सकती है। तो इसके चलते उन्होंने मेरे ऊपर तेज़ाब डाल दिया सोते हुए। अंशु, जब तेज़ाब डाल दिया उसके बाद और कितने दिन आप लोग हॉस्पिटल में रही, कैसे रिकवरी हो पाई और परिवार का उस समय क्या सिचुएशन थी? मेरे मम्मी-पापा इतने एजुकेटेड नहीं हैं और मेरे मम्मी-पापा बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं हैं और गाँव में रहने वाले साधारण से व्यक्ति हैं, जो मतलब मेरे पापा की खेती है और मेरे पापा किसान हैं और खेती करते हैं, तो उसमें ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। कभी सोचा नहीं था कि कोर्ट कचहरी के चक्कर, हॉस्पिटल के चक्करों जैसी चीज़ों से जूझना पड़ेगा। तो मेरे गाँव से मतलब 2.5 घंटे की दूरी पे हॉस्पिटल था, तो मेरे मम्मी-पापा वहाँ लेके गए, वहाँ पे मुझे एडमिट नहीं किया गया। उसके बाद मुझे बिजनौर के लिए रेफ़र कर दिया गया। बिजनौर में भी 1 घंटा रखा, उसके बाद मेरठ के लिए रेफ़र कर दिया गया। तब तक के लिए 13 घंटे हो चुके थे प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलने में और वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि मम्मी-पापा को नहीं पता था कहाँ से कहाँ ले जाना है, क्या करना है, क्योंकि कभी गाँव से बाहर निकल के कभी देखा ही नहीं, कभी चीज़ों को जाना ही नहीं। तो
तो फिर उसके बाद 2 महीने तक एडमिट रही, लेकिन प्रॉपरली ट्रीटमेंट नहीं मिला, जिसकी वजह से एक लेफ़्ट आई डैमेज हो गई, क्योंकि डॉक्टरों को भी नहीं पता था कि किस तरीके से क्या करना है, या कह सकते हैं कि जो सरकारी हॉस्पिटल होते हैं उनमें मतलब सही से केयर नहीं होती है। तो मम्मी पापा को नहीं पता था उसके बाद लेके कहाँ जाना है। तो उसके बाद किसी पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति ने बताया कि मतलब जो प्राइवेट मतलब गांव से कुछ दूरी पे प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहाँ पे थोड़ा कॉस्टली है, आप वहाँ पे लेके जाइए और वहाँ पे ठीक हो जाएगी अंशु। तो मेरे मम्मी पापा फिर डिस्चार्ज करा के वहाँ पे लेके गए, और वहाँ पे मेरी सिचुएशन थोड़ी ठीक हुई, और मेरा 2 से ढाई महीने ट्रीटमेंट चला। लेकिन ट्रीटमेंट की बात करें तो अभी भी ट्रीटमेंट चल रहा है, और और आई का मतलब जो आई का ट्रीटमेंट अभी मेरा चेन्नई में चल रहा है। सर्जरीज बराबर चलती है, मेडिसिन बराबर चलती है, आई की ड्रॉप बराबर चलती हैं। तो और रूटीन चेकअप के लिए बराबर जाना होता है। तो मतलब उम्र भर ये कह सकते हैं कि ट्रीटमेंट चलता है। ट्रीटमेंट कभी बंद नहीं होता एक सर्वाइवर्स का। उस आरोपी को क्या सज़ा मिली कुछ? जो वो आरोपी हैं उनको उम्र कैद हुई थी। मतलब मेरा अटैक हुआ था 2014 में, और उनके ऊपर जो उनके साथ सज़ा हुई थी तो वो हुई थी 2020 में, और अभी 2 सितंबर को ही वो बेल पे बाहर आ गए हैं। आपको नहीं लगता कि जो न्याय है, आरोपी को 6 साल तक इतने लंबे केस चला और एकदम से वो बाहर आ गया है, तो कहीं ना कहीं जो कानून है वो लचीला है हाँ, मैं जो कानून से मतलब विश्वास नहीं रखती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक हादसा हो जाने के बाद भी कानून जो है मतलब बहुत जल्दी डिसीजन नहीं देता है। कानून को पता है कि मतलब एक लड़की के साथ ये घटना हुई है, वो किन किन चीज़ों से मतलब निकली होगी या निकलने की कोशिश कर रही होगी। मेरे फेस पे बैंडेज लगा होता था, फिर भी मैं कोर्ट की डेट पे जाती थी, और मेरे घर में कोई साधन नहीं था, मैं प्राइवेट बसों में सफ़र कर रही होती थी। उसके बाद भी मैंने अपनी कोर्ट की डेट नहीं छोड़ी, और मैंने 6 साल लगा दिए, और मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। मैं पूरा दिन मतलब धूप में चलती थी, और मुझे बहुत इचिंग होती थी। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि अगर मैं केस वापस लूँगी तो कहीं न कहीं वो किसी और के साथ ये हादसा ना कर दे। जब मैं नहीं लड़ूँगी तो कोई और कैसे हिम्मत बढ़ाएगा अपनी। तो मैंने ये सोच के अपना केस लड़ा, और 6 साल लग गए। फिर उसके बाद मुझे मतलब कोर्ट की तरफ से या थाने की तरफ से कोई लेटर भी नहीं आया कि वो बेल पे बाहर आ रहे हैं, और मुझे गाँव वालों से पता चला कि वो मतलब बेल पे बाहर आए। और ये कोर्ट का बड़ा फेलियर ही है ना कि उन्होंने बिल्कुल भी मुझे सतर्क किए हुए कि एक इतना बड़ा अपराधी बाहर आ रहा है, और मैं भी बाहर हूँ, कि वो मेरे साथ दोबारा घटना कर सकता है, क्योंकि उसको हो सकता है कि उसके मन में पहले से ज़्यादा और गुस्सा भर गया हो। तो मतलब यही है कि उन्होंने कुछ भी नहीं बताया, और उन्होंने मतलब ऐसे ही बाहर निकाल दिया। तो मतलब अभी भी डर बना रहता है, कहो कि उससे जितना डर पहले था और उससे ट्रॉमा से बाहर निकलने की कोशिश की थी, अभी फिर से वही मतलब ट्रॉमा होने लगा कि कहीं वो फिर से कोई हादसा ना कर दें। आप गांव से निकली, गांव से निकल के आप फिलहाल आप नोएडा में आ गई, तो गांव में लोग जब देखते हैं किसी की बेटी के साथ कोई इंसिडेंट, तरह तरह की बातें बनाती हैं, तो उन तरह तरह की बातों को झेलना बड़ा मुश्किल होता है, तो उस बारे में कुछ? जब मैं मतलब हॉस्पिटल के बाद 2.5 महीने बाद मैं घर वापस आई थी, तो मैं एम्बुलेंस में थी, और गांव में ऐसा होता है कि सब इकट्ठा हो जाते हैं चीज़ों को, अगर कोई चीज़ आती है, या एम्बुलेंस ही हो या पुलिस ही हो या कोई भी हो, जब आते हैं तो गांव वाले एकदम भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं। तो उन्होंने इकट्ठा किया, एम्बुलेंस के चारों तरफ लोग थे, और मैं जैसे ही बाहर निकली तो लोगों ने वहीं पे टिप्पणियाँ करना स्टार्ट कर दिया कि भूत जैसी दिखती है, पूरा चेहरा खराब हो गया, अब इससे शादी कौन करेगा, इसको घर वापस क्यों लेके आए, इसको जहर के इंजेक्शन लगवा देते, अब तो ये माँ बाप पे बोझ हो गई है, बहन भाई हैं, दूसरी बहन है, कैसे आगे परिवार चलेगा, और कौन इसकी देख रेख करेगा। तो इस तरीके की टिप्पणियाँ बार बार होती थी, और ये बोलते थे कि अब तो ये जीने लायक ही नहीं है। तो मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मेरे मम्मी पापा ने जितने टाइम तक मुझे मोटिवेट किया, गांव वालों ने एक सेकंड नहीं लगाया था डिमोटिवेट करने में, क्योंकि मम्मी पापा ने कभी एहसास नहीं होने दिया था कि मेरे साथ कोई घटना हुई है, क्योंकि मैंने अपने आप को अटैक के मतलब 7 महीने बाद देखा था। और गांव वालों ने अपने तानों से एक सेकंड नहीं लगाई थी मुझे मेरा आईना दिखाने में। माँ बाप से बड़ा सपोर्टिव कोई नहीं होता है। समाज, आप जिस तरीके से बता रही हैं कि समाज एक सेकंड में जो है तमाम चीज़ें को ख़त्म कर देता है। आज आप यहाँ पे काम कर रही हैं नोएडा में, तो वहाँ से आप निकलने के बाद इस नोएडा में आई हैं, अब आप कैसा महसूस करती हैं? वो जो पुरानी कई बार चीज़ें याद आती होंगी, तो उसको देख के आपको क्या कैसा एहसास होता है?
आज के तौर पे मैं अपने आप को एक इंडिपेंडेंट गर्ल समझती हूँ और मुझे लगता है कि मैं बहुत हिम्मती लड़की हूँ कि मतलब मुझे एक प्लेटफॉर्म मिल पाया है। और जो हमारी एनजीओ है उसका नाम है छाव फाउंडेशन। छाव फाउंडेशन एसिड अटैक के लिए काम करती है। जो एसिड अटैक से पीड़ित लड़कियाँ होती हैं उनको रोज़गार देती है, उनके रिहेबिलिटेशन के लिए काम करती है, उनकी एडवोकेसी के लिए काम करती हैं, उनके ट्रीटमेंट के लिए काम करती हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद अगर हम लोगों को ये प्लेटफॉर्म ना मिला होता तो शायद हम लोगों की पता नहीं क्या ही ज़िंदगी होती। क्योंकि गांव जो सोसाइटी होती ना, उनकी जो नज़रें होती है वो दोहरी नज़रों से देखते हैं। एक हादसा हो जाने के बाद जो उनकी नज़रें होती है ना, तो वो ऐसा महसूस कराती हैं कि शायद किसी भी लड़की को इस समाज में जीने का अधिकार नहीं है जिस लड़की के साथ ये हादसा हो जाता है। तो ऐसे में मतलब बहुत सारी लड़कियों को परिवार का सपोर्ट नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पे आने के बाद जब लड़की इंडिपेंडेंट होती है, वो रोज़गार करने लग जाती है और वो अपना ट्रीटमेंट खुद से कराती है और फिर वो घर वालों को सपोर्ट करती है, तो कहीं न कहीं फैमिली भी फिर सपोर्ट करने लग जाती है। तो मतलब बहुत बड़ा महत्व है मतलब हमारे छाव फाउंडेशन का कि हमारे जीवन अभी में आप गाँव जाती हैं? हाँ, जाते हैं। किस तरीके का अब रिएक्शन है? अब तो आप इंडिपेंडेंट हो गई हैं, खुद कमाती हैं, तो अब लोगों का नज़रिया गांव में बदला या अभी भी ऐसा ही है? अब गाँव वाले सामने से बात करते हैं और मोहल्ले वाले सामने से मिलने के लिए बोलते हैं। अब सबके कॉल आते हैं, सब मुझे सर्च कर के सुनते हैं, देखते हैं। और मैं इतने मतलब अच्छे से सबसे बात करती हूँ और मतलब आए दिन वो देखते हैं कि मैं कैमरे को फेस करती हूँ और अपने गाँव का भी नाम लेती हूँ। तो उनको लगता है कि मतलब बहुत अच्छे लेवल पे मैं हूँ और आए दिन वो मेरे सेलिब्रिटीज़ के साथ फ़ोटो देखते हैं, तो उनको भी अच्छा लगता है। और उनका जो नज़रिया था, वो पहले की लड़की कुछ नहीं कर सकती, बोझ हो गई है, अब उनका वो नज़रिया बदले है और अब वो प्राउड करते हैं और अब कहते हैं कि लड़की हो तो अंशु जैसी। अंशु, एक सवाल ये है कि आज आपके फ़ैन फॉलोइंग बहुत है, लोग आपके पास आते हैं, आप बता रहे थे। तो अब आप सोचती हैं कि क्या कहीं न कहीं जो आपके साथ इंसिडेंट हुआ है, उसके बाद से लोग आपके पास आने लगे हैं, लोग आपसे मिलने लगे हैं, कहीं न कहीं एक सेल्फ मोटिवेशन जो आपका था, वो इंक्रीज़ ज़रूर हो रहा होगा? मैं सोशल मीडिया की बात करूँ तो मेरे लाखों फॉलोवर हैं सोशल मीडिया पे। और अभी परसों ही मेरा इंस्टाग्राम पे वेरीफाइड अकाउंट हुआ है। और मुझे खुशी होती है इस बात की कि एक टाइम ऐसा था कि लोगों ने मतलब अपनाया नहीं था और आज ऐसा है कि आज मुझे लाखों लोग सुनते हैं और इतना मोटिवेट करते हैं, मेरा कंटेंट पसंद करते हैं, मुझे पसंद करते हैं और मेरे वीडियो आने का वेट करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि लाखों लोगों का परिवार मुझे मिला है मतलब एसिड अटैक की घटना होने के बाद। और मैं हमेशा पॉजिटिव सोचती हूँ। मैं ये नहीं सोचती हूँ कि एसिड से पहले जो ज़िंदगी थी वो बहुत बेहतरीन थी या एसिड के बाद जो ज़िंदगी है वो बेहतरीन है। मैं सोचती हूँ कि जितनी भी ज़िंदगी मेरी है वो सब बेहतरीन है, पहले भी बेहतरीन थी, अब भी बेहतरीन है। और मैं इसलिए कंटेंट नहीं डालती हूँ कि मतलब लोगों को पसंद आए, मुझे अच्छा लगता है और मुझे पसंद आता है, मैं उसलिए डालती हूँ और लोगों को भी मेरा कंटेंट पसंद आता है और आज मेरे लाखों आपके फॉलोवर हैं। आपके व्यस्त समय से एक आखिरी सवाल बस लूँगा, क्या मैसेज लोगों को ये देंगी? क्योंकि देखिए, आज भी जब किसी के परिवार में एसिड अटैक किसी लड़की के साथ होता है, तो वो परिवार जान सकता है, क्योंकि या वो लड़की जानती है जिसके ऊपर बीती हो। तो क्या कहीं ऐसी, देखो आपके मामले में उसको सज़ा हुई लेकिन वो छूट गया, जैसे आप बता रही हैं, कई ऐसी होती है जिनकी सुनवाई नहीं होती है। ऐसे में उन लड़कियों के लिए क्या मैसेज आप देंगी, क्या कहेंगी? मैं हर एक लड़की को यही मैसेज देना चाहूँगी कि कोई भी हादसा हो जाने से हमारी ज़िंदगी नहीं रुकती है, बस हमें आगे बढ़ने के लिए एक कदम बढ़ाना होता है। मैंने भी अपना कदम बढ़ाया, तब मुझे लोगों का सपोर्ट मिला। आपको भी सपोर्ट पाने के लिए कदम बढ़ाना होगा, तभी लोग सपोर्ट कर सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अत्याचार भी हम पे तब तक होते हैं जब तक हम सहते हैं। जिस दिन हम सहना बंद कर देंगे तो उस दिन अत्याचार भी होना बंद हो जाएगा और आप लाइफ में आगे बढ़ो। आपके परिवार वाले भी सपोर्ट करेंगे, मेरे परिवार वालों ने भी सपोर्ट किया है और सबके परिवार वालों ने सपोर्ट किया है। और आपके सपोर्ट के लिए हम सब खड़े हैं और आपको जब भी ज़रूरत पड़ेगी हम सब लोग साथ में हैं। बस आप अपना एक कदम बढ़ा के देखिए और कभी भी किसी भी चीज़ से निराश मत होइए। और लाइफ बहुत खूबसूरत है, बस आपको जीना आना चाहिए और अपनी लाइफ को कलरफुल तरीके से जीना सीखिए। शिव त्यागी, जनहित टाइम्स, नोएडा।